पेरेंट्स ये तो बताते हैं कि आपको क्या बनना है, कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, कैसे बेहतर बनना है, आप ये क्वालिफाई करेंगे तो क्या होगा। लेकिन ये नहीं बताते कि क्वालिफाई नहीं करेंगे तो क्या होगा, अगर आप फेल हो गए तो फिर क्या होगा। 1 2 3। कितने लोग को अच्छा लगा? बिहार के डॉक्टर आयुष केसरी ने अकेले दम पर शुरू की स्टोरी यात्रा और आज वो देश भर में घूम घूम कर लाखों बच्चों और युवाओं को उनकी खुद की कहानी खोजने की प्रेरणा दे रहे हैं। उन्होंने 50 से भी ज़्यादा शहरों में यात्रा की, 2 लाख से ज़्यादा छात्रों को ट्रेनिंग दी और वो भी बिना किसी बड़ी टीम या फंडिंग के। हमने बिहार न्यूज प्लस पर उनके जज्बे, संघर्ष और सपनों की कहानी को रिकॉर्ड किया। ये सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं, ये हर उस युवा के लिए उम्मीद की एक किरण है जो कुछ अलग करना चाहता है। तो आइए हम दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट। पहले अपना परिचय दे दीजिए और आप बताइए कि जैसे आप यात्रा एक कर रहे हैं, स्टोरी यात्रा, तो उसमें क्या-क्या चीज़ें हो रहा है, क्या एक्सप्लोर कर रहे हैं आप? और सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आप इसको कवर कर रहे हैं। मैं आज सिवान में हूँ और अगले 2 दिन सिवान में रहूँगा। जो यात्रा मैं कर रहा हूँ उसको स्टोरी यात्रा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मैं कहानियों पे काम कर रहा हूँ और इस यात्रा को 2 संस्थाओं ने मिलकर डिज़ाइन किया है। एक तो ह्यूमन लाइब्रेरी कैफ़े है और दूसरी संस्था यंग फाउंडर स्कूल है। ह्यूमन लाइब्रेरी कैफ़े जो है वो कहानियों पे काम कर रही है और यंग फाउंडर स्कूल जो है वो बच्चों में एंटरप्रेन्योर माइंडसेट डेवलप करने के लिए काम करती है। कि ये 2 संस्थाओं ने मिलकर इस मेरी पूरी यात्रा को डिज़ाइन किया। मैंने इसकी शुरुआत जो है वो दिल्ली से 2 तारीख को की थी। उसके फिर मैं बिहार में कुछ सिटीज़ में ट्रैवल किया और उसके बाद फिर मैं झारखंड गया, फिर उत्तर प्रदेश गया और अभी फिर मैं बिहार में हूँ। 2 तारीख को इसको कटिहार में मैं इस यात्रा को विराम दूंगा। आप लगभग 1 महीने से यात्रा कर रहे हैं। ये यात्रा में आपने क्या सीखा, क्या एक्सप्लोर किया, इसके बारे में बताइए। लगभग 50 दिन से ज़्यादा हो गए हैं मेरे इस यात्रा को ट्रैवल करते हुए और मुझे लगता है मैंने इससे पहले एक स्टोरी यात्रा 1 किया था, ये स्टोरी यात्रा 2 है। स्टोरी यात्रा 1 में मैंने साउथ के लगभग 8 राज्य में मैंने भ्रमण किया था और प्राइवेट स्कूल्स में बच्चों से इंटरेक्ट किया था। इस बारी की इस यात्रा का मेरा उद्देश्य सरकारी विद्यालय या कोएड जो प्राइवेट स्कूल होते हैं छोटे छोटे शहरों में उन तक पहुंचने का है। तो इस यात्रा में मेरी पहली वाली जो यात्रा थी और इस यात्रा में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। जो सरकारी विद्यालय के जो बच्चे हैं उसके बारे में मेरी बहुत सारी जो थॉट प्रोसेस थे वो बदले हैं और बहुत कुछ नया समझ में मुझे आया है। पहले जब मैं प्राइवेट स्कूल में यही यात्रा कर रहा था तो प्राइवेट स्कूल की यात्रा पे बहुत कुछ ऑर्गेनाइज होता है। प्राइवेट संस्थाओं में जाएंगे तो वहाँ डिसिप्लिन चीज़ें बहुत व्यवस्थित होती हैं। तो मुझे बहुत करीबी से चीज़ों को देखने का मौका नहीं मिला क्योंकि आप एक इनक्लोज इन्वायरमेंट में होते हैं जब प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। लेकिन हाँ, राज्यों को अलग अलग राज्यों में घूमने का मुझे मौका मिला। अलग अलग शहर में गया, लोगों से इंटरेक्ट किया, तो जो उनके परिवेश, उसके वातावरण, उसके कल्चर, उसके लैंग्वेजेस, उसमें अलग हम में क्या है वो चीज़ सीखने को मिली, जानने को मिली। मुझे लगता है हर किसी को ट्रैवल ज़रूर करना चाहिए। तो साउथ की यात्रा में मेरा 3 विषयों पे मेरा जब मैंने कंक्लूज़न किया अपने उस यात्रा को, 3 चीज़ें मुझे समझ में आई उस समय बच्चों के इंटरेक्शन में। लगभग मैंने 40,000 बच्चों से बात किया था। तो उसमें 3 चीज़ें जो मुख्यतः समझ में आई, पहले तो ये कि बच्चे जो हैं वो फ्यूचर में जीते हैं। मतलब वो प्रेजेंट में नहीं रहते। वो आईएएस बनना चाहते हैं, वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं। आज इस मोमेंट को कैसे जीना उनको नहीं पता है। तो वो हमेशा इमेजिनेशंस में है, फ्यूचर में है। दूसरा, कंपटीशन की वजह से फ्रेंडशिप नहीं है। मुझे लगता है जब मैं छोटा था तो मेरे मेरे बहुत दोस्त हुआ करते थे। तो हम पढ़ाई के अलावा बहुत कुछ किया करते थे। खेलना हो गया, साथ में बैठना हो गया, बातें करना हो गया। आज कंपटीशन की वजह से फ्रेंडशिप नहीं है। और तीसरा, द देयर इज़ अ लैक ऑफ एप्रिसिएशन। मतलब आप बच्चों में अगर ये देखेंगे कि पेरेंट्स ये तो बताते हैं कि आपको क्या बनना है, कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, कैसे बेहतर बनना है, आप ये क्वालिफाई करेंगे तो क्या होगा। लेकिन ये नहीं बताते कि क्वालिफाई नहीं करेंगे तो क्या होगा, अगर आप फेल हो गए तो फिर क्या होगा। मतलब मेरा बोलने का मतलब क्या है, दे हैज़ टू बी सब्सटेंशियल पाथ। मतलब अगर अब वो बच्चा फेल हो जाता है तो उसके अंदर इतनी हिम्मत तो होनी चाहिए कि दोबारा से खड़ा हो जाए।
अगर वो बच्चा टूट जाता है तो उसके अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि दोबारा से खड़ा हो जाए, उसको ये विश्वास हो कि मेरे पिता और माता जो हैं मेरे साथ हैं, मेरे सब पीछे रहेंगे। तो ये प्राइवेट स्कूल की यात्रा से जो मैंने साउथ में किया उसे समझ में आया, देयर इज़ अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन, एट द सेम टाइम देयर इज़ नो बेस फॉर सपोर्ट फॉर स्टूडेंट्स। तो जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं उनको तो आगे बढ़ रहा है, उनको अप्रिशिएट हर कोई कर रहा है, लेकिन जो बच्चे कमज़ोर हैं चाहे वो किसी वजह से रहे हों, ऐसा नहीं है कि गलती बच्चे ही करते हैं, हम लोगों ने भी अपने जीवन में बहुत सारी गलतियाँ की हैं, बहुत सारी गलतियाँ करते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस गलतियों से सीखते नहीं हैं। तो मेरा मानना है जो पेरेंटिंग है ना वो ऐसी होनी चाहिए कि आप बच्चों को सपोर्ट करें। हाँ, आपको ये मार्गदर्शन ज़रूर दिखाना चाहिए कि क्या बेहतर कर सकते हैं आप बच्चों के लिए, लेकिन साथ में बच्चों को ये विश्वास भी होना चाहिए। अगर वो टूट गए, गिर गए, फेल हो गए तो पेरेंट्स उनके साथ हैं, उनको लड़खड़ाना नहीं चाहिए, फिर से खड़े हो सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे बच्चे जो 10th में फेल हुए, अच्छा स्कोर नहीं किया, आज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा बिजनेस स्टार्टअप कर रहे हैं, लेकिन वो जो कर पा रहे हैं या तो उनके पीछे कोई कॉन्फिडेंस था या उनका खुद का बूस्टअप मोरल था। लेकिन आज के समय में जो हर घंटे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्ट है, मैं नहीं कह रहा, हर घंटे एक बच्चा सुसाइड कर रहा है, उसके पीछे कारण यही है कि वो बच्चा अकेला महसूस करता है, उसको ये लगता है कि मेरा अगर 12th में नंबर अच्छा नहीं आया, मैंने आईटी क्वालिफाई नहीं किया तो मेरे पास दुनिया बागी नहीं है। इस बार की यात्रा में मेरे को अलग ही परिवेश समझ में आया। मैं आपको बताऊं तो जो स्टोरी यात्रा 2 था है अभी जो चल रहा है, मैंने सरकारी विद्यालय जो बिहार, झारखंड और यूपी के, दिल्ली के स्कूलों में गया, मैंने ये महसूस किया है कि हम जिस नींव पे देश को देख रहे हैं, जैसे मैं और आप अभी बात कर रहे हैं, तो अभी हम लोग यंग हैं, हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं और देश को देख रहे हैं तरीके से, लेकिन मैं अगर आने वाले जनरेशन की बात करूँ, जो देश की यंग युवा पीढ़ी होंगी जो सरकारी विद्यालयों में पढ़ते हैं, वो बहुत कमज़ोर हैं। मैंने सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों से संवाद किया तो पता चला हर बच्चा हर दिन बिना खाए स्कूल आता है, और इसका अनुपात बहुत ज़्यादा है क्योंकि सुबह 6:30 बजे स्कूल खुल गया है बिहार में, झारखंड में, यूपी में, दिल्ली में भी। अब ये स्कूल सुबह होने की वजह से माता पिता उतने कैपेबल नहीं है कि सुबह सुबह कुछ बना के उनको खिला सके, बच्चे भूखे स्कूल आते हैं। वो मिड डे मील जो स्कूल में मिल रहा है बच्चों को, वो मिड डे मील की वजह से ही इंतज़ार करते हैं, और दिन में जो मिड डे मील खाएंगे वही रह कर कुछ सारा दिन बिता देंगे। दूसरा, मैंने ये अनुपात गवर्नमेंट स्कूल में जो यात्रा से मैंने अभी तक अनुमान जो किया है, मैंने रेशा जो मैंने कलेक्ट किया है, 40% से ज़्यादा के जो पिताजी हैं वो बाहर रहते हैं, मजदूरी करते हैं, कहीं और नौकरी करते हैं, शहर से बाहर कहीं और, गांव से दूर हैं कहीं, तो बच्चे अकेले अपनी माँ के साथ रहते हैं। तो जो पिता का सपोर्ट होता है, जो पिता का जो गाइडेंस और केयर मिलना चाहिए, वो इन बच्चों के साथ नहीं है। 70% से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो घर के काज कार्यों में मदद करते हैं, जैसे वो अपने माता पिता की काम में मदद कर रहे हैं। अगर पिताजी छोटी सी दुकान लगा रहे हैं, उसका जो बेटा है या उसकी जो बेटी है वो अपने पिता की मदद करेंगे, वो अपने पिता के काम में मदद करेंगे। जो लड़कियां स्कूल में पढ़ रही हैं उस पर 90% लड़कियां जो हैं घर के काम काज में हाथ बटाती हैं, घर में जो भी काम काज, चाहे झाड़ू पोछा हो, खाना बनाना हो, वो सब में वो इंगेज होती हैं। इस सभी बच्चों जिससे मैंने इंटरेक्ट किया है, 30% की जो पिता हैं वो पियक्कर हैं, मतलब दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, जिससे वो परिवार भी परेशान है और बच्चे भी परेशान हैं। अगर आप रेशियो देखेंगे, जो मिडिल क्लास स्कूल है वहाँ पे जो रेशियो है बच्चों का वो बहुत ज़्यादा है, मतलब मेल फीमेल का रेशियो लगभग इक्वल जैसे पे है, और फुटफॉल भी है, मतलब जितने नाम रजिस्टर हैं लगभग बच्चे आते हैं मिडिल स्कूल में क्योंकि मिड डे मील मिल रहा है उनको। लेकिन जब आप हायर सेकेंडरी में जाएंगे, 10th में, 11th में, 9th में, 12th में, वहाँ पे ये देखेंगे नामांकन 3000 है, आते 100 बच्चे, आते 10 बच्चे हैं अगर 100 बच्चों का नाम है। ये बहुत एक ऐसा रेशियो है जो मुझे लगता है हमें सबको ध्यान देना चाहिए इस आंकड़े पे, क्योंकि बच्चे अगर स्कूल नहीं आ रहे तो पढ़ाई क्या कर रहे होंगे, और नहीं आने का एक कारण तो ये है कि बच्चे कहीं ट्यूशन पढ़ रहे हैं, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में अपना दाखिला करा लिया है, स्कूल में नाम है और पढ़ाई कहीं और कर रहे हैं। दूसरा रीज़न ये है कि लड़कियों की संख्या आप देखेंगे हायर सेकेंडरी में वो ज़्यादा है। वो जो हायर सेकेंडरी जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो ऐसे बच्चे हैं जो लड़कियां हायर सेकेंडरी में आ रही हैं, उनके पिता अपने बेटों को प्राइवेट स्कूल में डाल रहे हैं और लड़कियों को गवर्नमेंट स्कूल। ये डेटा जब मैं समझने की कोशिश किया, मैंने टीचर से संवाद किया तो मुझे समझ में आया लड़कियों की संख्या ज़्यादा है हायर सेकेंडरी में, लड़कों की संख्या कम है। एक कारण तो ये है कि लड़के मजदूरी करने चले जाते हैं पिताजी के साथ बाहर बहुत कम उम्र में, जैसे इन्होंने 8 पास किया, 10th पास किया, अब इनको काम करने का शौक लग गया तो पैसे कमाने हैं, ये घर की मदद करने के लिए कुछ बच्चे बाहर निकल गए। कुछ बच्चों के पिता ये सोचते हैं कि लड़कियों को पढ़ाना चाहिए सरकारी स्कूल में
और लड़कों को पढ़ाना चाहिए प्राइवेट स्कूल में, क्योंकि लड़के आपके घर का भविष्य है। तो वो प्राइवेट स्कूल लड़कों को डाल देते हैं, लड़कियों को सरकारी स्कूल में। तीसरा जो बहुत बड़ा फैक्टर है, जो मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ, आपने मुझे बताया कि बच्चों के अंदर ड्रग्स, गांजा, बियर, सिगरेट, धूमपान जो है वो बढ़ रहा है। और ये बहुत बड़ी सच्चाई है हर गांव में, अलग अलग शहर के अलग तबकों में। अब ये बच्चे स्कूल मिस करके, पता माता पिता को तो लग रहा है स्कूल गया है बच्चा, लेकिन क्या हो रहा है, बच्चा बंक आउट कर रहा है और स्कूल ना जाके कहीं और जाके बैठ रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिस पे मुझे लगता है मैंने ये कंक्लूज़न निकाला है। और मैं इस यात्रा से अभी भी, क्योंकि 2 जून तक यात्रा कर रहा हूँ मैं, तो लगभग ये अभी तक मैं समझा हूँ इस चीज़ से।